हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रोफेसर विकास शुक्ला। आज मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 6 पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके पहले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको डिफरेंट टाइप के फॉर्मूले बताए थे, जैसे रेजिस्टेंस क्या होता है, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, सेल कांस्टेंट, कोहलॉउच लॉ, इन सब के बारे में मैंने बताया था। और इन टॉपिक के ऊपर न्यूमेरिकल्स बहुत पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, साथ ही साथ जेई, नीट, सीटी एग्जाम में भी, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पर। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग इन टॉपिक पे कितने तरीके के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, उन न्यूमेरिकल को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो जैसा कि मैंने हेडिंग दिया है कि न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन जी का मतलब कंडक्टेंस हो गया, के का मतलब कंडक्टिविटी, लेमडा एम मतलब मोलर कंडक्टिविटी, लेमडा ई क्यू का मतलब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, जी स्टार मतलब सेल कांस्टेंट एंड कोहलॉउच लॉ, इन सब के ऊपर न्यूमेरिकल देखेंगे। तो आइए आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आप जैसा देख रहे हैं, मैंने एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ है और इस न्यूमेरिकल में दिया हुआ है कि इफ कंडक्टिविटी ऑफ n/25 मतलब नॉर्मलिटी कितना है 1/25, NaCl सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज 0.0028 साइमन पर सेंटीमीटर, यानी कि ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी की वैल्यू दी गई है। एंड द रेजिस्टेंस ऑफ सेल, ये रेजिस्टेंस दिया गया है ऑफ सेल कंटेनिंग दिस सॉल्यूशन इज 100 ओम। कैलकुलेट द सेल कांस्टेंट, यानी कि जी स्टार की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले आप देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्या क्या गिवन है। सबसे पहले आप देखिए कि नॉर्मलिटी 1/25 दिया गया है, ये 1/25 है। इस नॉर्मलिटी का कोई यूज नहीं है। यहाँ पे इसकी कंडक्टिविटी दी गई है, के की वैल्यू दी गई है 0.0028 साइमन पर सेंटीमीटर दिया गया है। और यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया गया है, आर की वैल्यू कितनी दी गई है 100 ओम दिया गया है। और इस क्वेश्चन में पूछा गया है जी स्टार, यानी कि सेल कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी। सेल कांस्टेंट को जी स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने आपको बताया हुआ है एक फॉर्मूला कि कंडक्टिविटी के इक्वल टू कंडक्टेंस जी इंटू जी स्टार होता है। ये बातें आपको पता है। और अगर यहाँ पे देखें तो जो g है, g को अगर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो k इक्वल टू जी का जगह पे क्या लिख सकते हैं 1/r लिख सकते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, इनटू जी स्टार हो गया। यानी कि अगर इसी को हम लोग यहाँ पे देखें तो जी स्टार निकालना है तो जी स्टार इक्वल टू क्या हो जाएगा, k इंटू आर हो गया, यानी कि कंडक्टिविटी इंटू रेजिस्टेंस हो गया। अब ये कंडक्टिविटी देखें तो कंडक्टिविटी की वैल्यू कितनी दी गई है 0.0028 दिया गया है, ये 0.0028 है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दी गई है 100 ओम दिया गया है। तो ये देखिए ये 100 ओम हो जाएगा। अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा 0.28 होगा। सब कुछ सीजीएस सिस्टम में दिया है। सेल कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, पर सेंटीमीटर होती है। तो 0.28 पर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इनवर्स, इस तरीके से हो गया। ये आपने देखा कि इस क्वेश्चन का आंसर कितने इजी वे में आ गया। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। अब मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करवाने जा रहा हूं। आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। अब मैं आपको सेकंड क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। क्वेश्चन दिया हुआ है 0.5 नॉर्मल सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी 0.5 नॉर्मल दिया गया है, ऑफ सॉल्ट प्लेस्ड बिटवीन द टू प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स 4 सेंटीमीटर अपार्ट। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस कितना है 4 सेंटीमीटर दिया गया है। एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 8.0 स्क्वायर सेंटीमीटर है, या सेंटीमीटर स्क्वायर कह सकते हैं। और इसका रेजिस्टेंस कितना दिया गया है 50 ओम दिया गया है रेजिस्टेंस।
तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आप फाइंड आउट कीजिए। ये क्वेश्चन भी बेहद इजी है। अगर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं तो आप जैसा कि क्वेश्चन में देख रहे हैं, यहाँ पे दिया गया है, नॉर्मेलिटी दिया गया है, दो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस L की वैल्यू दी गई है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब A की वैल्यू दी गई है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, और रेजिस्टेंस दिया गया है 50 ओम दिया गया है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पूछा गया है। तो अगर हम लोग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फॉर्मूला देखते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है K इंटू 1000 डिवाइडेड बाई नॉर्मेलिटी, ये फॉर्मूला होता है। तो हमको नॉर्मेलिटी पता है कि 0.5 नॉर्मल दिया गया है, लेकिन कंडक्टिविटी नहीं मालूम है। कंडक्टिविटी अगर पता चल जाए तो हम लोग नॉर्मेलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत ईजी तरीके से। अब ये हम लोग कंडक्टिविटी कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो कंडक्टिविटी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला अभी मैंने बताया कि K इक्वल टू G इंटू G स्टार होता है। अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो G की जगह मैं 1/R लिख सकता हूँ, यानी कि 1 रेजिस्टेंस, और G स्टार की जगह मैं लिख सकता हूँ L/A कह सकता हूँ, क्योंकि सेल कांस्टेंट L/A के इक्वल होता है। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो K इक्वल टू 1/R, रेजिस्टेंस कितना दिया गया है 50 ओम दिया गया है, यह 50 हो गया। L की वैल्यू कितना है, L डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, ये 4 सेंटीमीटर दिया गया है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दिया गया है, ये 8 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, यानी कि 1/2 हो गया। 50 इंटू 2 करेंगे तो K इक्वल टू 1 कितना हो गया, ये 100 हो गया। 1/100 का मतलब 0.01 साइमेन पर सेंटीमीटर, ये आ जाएगा। K की वैल्यू आ गई यहाँ से। अब इस K की वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर दूँ तो ये 0.01 हो गया इंटू 1000 हो गया, डिवाइडेड बाई 1000 मैंने इसलिए किया क्योंकि CGS सिस्टम में दिया है। अगर यही SI सिस्टम में दिया होता, यानी कि कंडक्टिविटी की वैल्यू साइमन पर मीटर होती, तो 1000 हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करते, ये बात ध्यान रखिएगा। ये नॉर्मेलिटी कितना है, 0.5 है, यहाँ पे देखिए 0.5 हो गया। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ये डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, ये डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ गया, 10 आ गया। ये देखिए एक जीरो कैंसिल हो गया, यहाँ पे एक जीरो कैंसिल हो गया। 100 इंटू 1 करेंगे तो 100 ही आएगा। ये 5 1 जा 5 हो गया, और ये कितना हो गया, 20 हो गया। तो यानी कि कहने का मतलब कितना हो गया कि इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ये आप देखेंगे 20 साइमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट, ये यूनिट होती है। यूनिट भी आपको बहुत ज़रूरी है लिखना, क्योंकि अगर आप यूनिट नहीं लिखते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में मार्क्स कट सकते हैं। तो ये देखिए ये आंसर आ गया। यानी कि अगर आपको फार्मूला पता है, फार्मूले को सिंप्लीफिकेशन पता है, तो आप बहुत इजी तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसका आंसर 20 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट आया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अब मैं आपको थर्ड क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में है, एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉलम ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर, डायमीटर दिया गया है 1 सेंटीमीटर दिया गया है, लेंथ दिया गया है 50 सेंटीमीटर दिया गया है, और इसका रेजिस्टेंस कितना दिया गया है 5.55 इंटू 10³ ओम दिया गया है। अब इसमें पूछा गया है कि इसका रेजिस्टिविटी फाइंड आउट कीजिए, मतलब जिसका सिंबल रो होता है, कंडक्टिविटी कप्पा K फाइंड आउट कीजिए, और मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा M फाइंड आउट कीजिए। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको फार्मूला पता है तो आप क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए कि अगर हमको रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करना है तो ये जो रेजिस्टिविटी होती है इसका फॉर्मूला, इसका सिंबल रो होता है, और रो इक्वल टू R इंटू A/L होता है। ये बात आप समझिएगा। रेजिस्टिविटी इक्वल टू R इंटू A/L होता है। A क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है। पहले हम लोग A निकालते हैं, तो A का फॉर्मूला होता है पाई R स्क्वायर होगा। पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, और ये R क्या है, रेडियस है। अब रेडियस क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, लेकिन डायमीटर दिया गया है।
तो डायमीटर का आधा क्या होता है, रेडियस होता है। अगर डायमीटर को हम लोग 2 से डिवाइड कर दिया, डायमीटर का हाफ रेडियस होता है, तो 1 सेंटीमीटर है, यानी कि 1/2 हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे। अब अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो गया, ये 3.14 हो गया इंटू 1/4 हो गया, यानी कि 3.14 को हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे। अगर 3.14 को हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं तो ऐसी कंडीशंस में आप क्या देखेंगे, कितना आ जाएगा, ये देखिए, ये 0.7 हो गया, 4 7 28 हो गया। फिर यहाँ पे देखेंगे तो 3 बचेगा, तो ये 0.78 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वैल्यू आ जाएगी क्रॉस सेक्शन एरिया की हो जाएगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 5.55 इंटू 10⁻³ है, तो ये 5.55 इंटू 10⁻³ और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना आया है, 0.78 आया है, डिवाइडेड बाई एल। एल कितना है, 50 सेंटीमीटर है। यूनिट ध्यान रखिएगा कि सारी चीज़ें जो है सेम यूनिट में हो। अगर सीजीएस में है तो सीजीएस में ही होना चाहिए, एसआई सिस्टम में है तो एसआई सिस्टम में ही होना चाहिए। तो ये देखिए हमने कर दिया 50 कर दिया। अब अगर इस 50 को देखेंगे तो 50 को मैं 5 इंटू 10 कर सकता हूँ, और 10 को मैं अगर ऊपर ले जाऊँगा तो 10⁻1 हो जाएगा, तो 10⁻2 हो जाएगा। अब ये देखिए, मैं इसी को ऐसे भी कर सकता हूँ कि 5.55 इंटू 10⁻2 हो गया इंटू 0.78 हो गया, और डिवाइडेड बाई 5 कर देंगे, क्योंकि 5 इंटू 10 को ऊपर में ले गया था तो 10⁻1 हो गया था। अब अगर इसको मैं करूंगा तो 10⁻2 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं 100 से, तो ये कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो अगर मैं 10⁻2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 555 हो जाएगा, 555 हो जाएगा इंटू 0.78 है, डिवाइडेड बाई 5 है, 5 1 जा 5 हो गया, यहाँ पे 1 1 1 हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो ये 111 हो गया। अब 111 में 0.78 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 111 में 0.78 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। आइए देखते हैं कैसे आएगा। मैं कैलकुलेटर का हेल्प ले लेता हूँ, लेकिन आपको नहीं लेना है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो अगर हम लोग 111 इंटू 0.78 करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 86.58 आ जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी 86.58 आ जाएगा। अब आइए इसकी यूनिट की बात करते हैं। तो इसका यूनिट क्या होगा, ओम इंटू मीटर होगा। देखिए, ओम इंटू सेंटीमीटर, क्योंकि सीजीएस सिस्टम में है, तो इसकी यूनिट हो जाएगी ओम इंटू सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया, इट इज़ द फर्स्ट आंसर। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये पहला वाला आंसर हो गया। अब अगर हमको निकालना है, कंडक्टिविटी फाइंड आउट करना है, तो कंडक्टिविटी हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, जरा इस बात को देख लेते हैं। अगर हमें कंडक्टिविटी फाइंड आउट करना है, कंडक्टिविटी को कप्पा कहते हैं, जिसको स्मॉल के से रिप्रेजेंट करते हैं। तो K = 1/ρ होता है, यानी कि 1 स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1/86.58 करेंगे। अगर 1 में 86.58 से डिवाइड कर दें, 1 डिवाइडेड बाई 86.58, तो ये वैल्यू आ जाएगा 0.011 आ रहा है। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.011 आ रहा है, ये आ जाएगा। और इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है साइमेन पर सेंटीमीटर होगा, या पर ओम पर सेंटीमीटर को हम लोग साइमेन पर सेंटीमीटर कर सकते हैं। तो ये साइमेन पर सेंटीमीटर हो गया। ये आंसर हो गया आपका सेकेंड वाला पोर्शन का, ये आंसर हो गया। अब इसी तरीके से थर्ड वाले में कहा गया है मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करने के लिए। इसको भी हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, सीधे सीधे सब फॉर्मूला बेस है। अगर हमको मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करना है, तो मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होता है K × 1000। सीजीएस सिस्टम में दिया है, इसलिए 1000 हम लोग लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई, यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, मोलैरिटी कहेंगे। अब हम लोग देखें कि क्या मोलैरिटी इसमें दिया गया है क्या। अगर यहाँ पे मोलैरिटी नहीं दिया गया है तब कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, एक मिनट। अगर इस क्वेश्चन में जो था मोलैरिटी नहीं दिया गया, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉलम ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर एंड लेंथ 50 सेंटीमीटर इज 5.55
इंटू 10 पावर 3 ओम दिया गया है। तो कैलकुलेट इट्स रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी के लिए K इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलरिटी होती है। और अगर यहाँ पे हम क्वेश्चन को एक बार चेक कर लेते हैं कि इस क्वेश्चन में मोलरिटी दिया गया है क्या, 0.05 दिया गया है, 0.05 दिया गया है क्वेश्चन में मोलरिटी, जिसको हम लोगों ने मिस किया है। ये यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में जो था मोलरिटी दिया गया है, और ये मोलरिटी जो था किसका दिया गया है, NaOH का दिया गया है। ये 0.05 मोलर दिया गया है, या मोल पर लीटर हम लोग कह सकते हैं। देखिए जब अगर क्वेश्चन में कोई चीज़ मिसिंग होगी तो अपने आप समझ में आ जाएगी कोई चीज़ मिसिंग है। तो मैंने देखा कि मैंने जो था क्वेश्चन का मोलरिटी नहीं लिखा था, ये मिसिंग था। अगर मोलरिटी नहीं पता होगी तो हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अपने आप समझ में आ गया कि कोई चीज़ मिसिंग है, तो यहाँ पे मैंने मोलरिटी किया। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये K की वैल्यू कितनी आई है, कंडक्टिविटी की वैल्यू 0.011 आया है। ये 0.011 इंटू 1000 हो गया, डिवाइडेड बाई मोलरिटी कितना दिया है, 0.05 दिया गया है, ये 0.05 हो गया। अब अगर इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं तो लेमडा m इक्वल टू 0.011 में 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 0.05 आ गया। अब अगर ये पॉइंट हटाते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 100 का मतलब कितना हो गया, ये 1100 हो गया। 1100 में अगर मैं 5 से डिवाइड करूँगा तो अपने आप जो है इजी तरीके से आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, अगर हम लोग देखेंगे तो 5 दूनी 10 हो गया, फिर देखिए 5 दूनी 10 हो गया, फिर ये तो 220 हो गया, 500, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 11, यानी कि ये लेमडा m की वैल्यू कितनी हो गई, ये 220। और यूनिट भी जरूर लिखिए, यूनिट होती है साइमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये यूनिट होती है, यूनिट लिखना मत भूलिए। यही आपका आंसर आ गया, इट इज़ योर आंसर। ये बात आप ध्यान रखिएगा, इट इज़ योर आंसर। तो अगर आपको फॉर्मूले पता है तो आपने देखा कि इस क्वेश्चन को भी हम लोग कितने इजी वे में सॉल्व कर लिए। ये NCERT बुक का क्वेश्चन था। अब हम लोग NCERT बुक का एक दूसरा क्वेश्चन भी देखेंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब मैं आपको फोर्थ क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। क्वेश्चन लिखा है कि रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विद 0.1 मोलर पर लीटर KCl, जो कंसंट्रेशन KCl का दिया गया है 0.1 मोल पर लीटर दिया गया है, और इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू दी गई है 100 ओम दिया गया है। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ सेम सेल, जो कंडक्टिविटी सेल है वो सेल है सेम है, तो अगर कंडक्टिविटी सेल सेम है तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके सेल कांस्टेंट की वैल्यू भी सेम होगी। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि सेल कांस्टेंट की वैल्यू नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर डिपेंड नहीं करता है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस पर डिपेंड नहीं करता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो अगर सेम कंडक्टिविटी सेल है तो ऐसी कंडीशन में कोई भी इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस लेते हैं या उसके कंसंट्रेशन में कोई भी चेंज करते हैं तो सेल कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब ये देखिए, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ सेम सेल व्हेन फिल्ड विद 0.02 मोलर KCl, अब KCl ही है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सेम है लेकिन कंसंट्रेशन चेंज हो जा रहा है। इसका जो रेजिस्टेंस दिया गया है 520 ओम दिया गया है। तो कह रहा है कि कैलकुलेट कंडक्टिविटी, K का मतलब कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 मोलर KCl सॉल्यूशन, इसके लिए निकालना है। और क्वेश्चन में दिया गया है कंडक्टिविटी फॉर K फॉर 0.1 मोलर KCl सॉल्यूशन 1.29 साइमन पर मीटर दिया गया है। ये SI सिस्टम में दिया है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो जिस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 0.1 मोलर पर लीटर है उसके लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दी गई है, 100 ओम दिया गया है, और उसी के लिए कंडक्टिविटी दी गई है। तो हम लोग सेल कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, अभी अभी हम लोगों ने देखा है कि कंडक्टिविटी K इक्वल टू G इंटू G स्टार होता है, यानी कि K इक्वल टू G की जगह मैं 1/R कह सकता हूँ, इंटू G स्टार हो गया। तो G स्टार इक्वल टू K इंटू R होता है। अब हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं K इंटू R। अब अगर इस केस में हम लोग देखें तो कंडक्टिविटी 0.1 मोलर के लिए 1.29 है, तो ये देखिए ये 1.29 हो गया, और इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 100 है,
ये हो गया। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, 129 आ जाएगा। और क्या होगा, इसका यूनिट पर मीटर होगा। ये देखिए ये आ गया। अब अगर यहाँ पे हम लोग को फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है बेटा, कंडक्टिविटी फाइंड आउट करना है 0.02 मोलर KCl सॉल्यूशन के लिए, 0.02 मोलर KCl सॉल्यूशन के लिए। और इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दी गई है, इस सॉल्यूशन का 520 ओम दिया है। तो हम लोग इसी फार्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जरा समझिएगा। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये देखिए फार्मूला लिखा है कि K = 1/R × G* है, ये फार्मूला है। और इसी फार्मूले का हम लोग अप्लाई कर देंगे। इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं तो K = 1/R। अब रेजिस्टेंस 0.02 मोलर के लिए कितना है, 520 है। तो ये देखिए मैंने लिखा 520, लेकिन सेल कांस्टेंट की वैल्यू मैंने क्या बोला कि सेम कंडक्टिविटी सेल के लिए सेल कांस्टेंट की वैल्यू सेम रहेगी। ये नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड नहीं करता है बेटा। तो ऐसी कंडीशंस में यहाँ पर आप देखेंगे कि सेल कांस्टेंट की वैल्यू सेम रहेगा। ये कितना रहेगा, 129 ही रहेगा। अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पे कितना आएगा, अगर 129 में 520 से हम लोग डिवाइड कर दें, 129 डिवाइडेड बाई 520 कर दें तो ये वैल्यू आ जा रही है 0.248, ये आ रहा है। तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.248 आ गया। और यूनिट क्या होगी, साइमेन पर मीटर या पर ओम पर मीटर कह सकते हैं, ये आ जाएगा। ये देखिए ये आपका पहला आंसर आ गया। ये कंडक्टिविटी पूछा गया था, कंडक्टिविटी वाला आंसर आ गया। अब इसी तरीके से क्वेश्चन में पूछा गया है, मोलर कंडक्टिविटी पूछा गया है और 0.02 मोलर KCl सॉल्यूशन वाले के लिए पूछा गया है। अगर हम लोग इसके लिए देखेंगे तो लैम्डा m = क्या हो जाएगा, K। अब यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि SI सिस्टम में दिया है ना, मीटर के टर्म में दिया है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर यही सेंटीमीटर के टर्म में हम लोग लेते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करते। इस बात को ध्यान रखिएगा, जो बच्चे बार बार गलती करते हैं इसी पॉइंट को गलती करते हैं। और यहाँ पे क्या हो गया, ये मोलैरिटी हो गया, कंसंट्रेशन हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे K की वैल्यू कितनी आई है, 0.248 आया है। ये 0.248 हो गया। मोलैरिटी कितना है, 0.02 है, ये 0.02 आ गया। अगर ये डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अगर इसको हम लोग करते हैं तो 2 1 जा 2, यहाँ पे देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 हो गया, तो 0.124 हो गया। अब इस 0.124 में अगर हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ऐसी कंडीशन में ये कितना आ जाएगा, ये 12.4 आ जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। और इसकी यूनिट क्या होगी, साइमेन मीटर स्क्वायर पर मोल हो जाएगा। ये इसकी यूनिट हो गई। इस तरीके से ये आपका सेकेंड वाला भी आंसर आ गया। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ था, ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी की बुक का है। देखिए क्वेश्चन जो है 1 2 3 4 लाइन में है, लेकिन क्वेश्चन का सॉल्यूशन कितना इजी है। अगर आपको फार्मूला पता है तो आप बहुत इजी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि द कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन, एक कोई सॉल्यूशन है उसके कंडक्टिविटी के बारे में बोल रहा है, कंटेनिंग 1 ग्राम, मास भी दिया गया है ऑफ एनहाइड्रस BaCl2 इलेक्ट्रोलाइट है। इसका मास दिया गया है 1 ग्राम, बेरियम क्लोराइड का मास दिया गया है 1 ग्राम इन 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। वॉल्यूम दिया गया है सॉल्वेंट का, कितना दिया है, 200 सेंटीमीटर क्यूब है। हैज बीन फाउंड टू बी 0.058 साइमन पर सेंटीमीटर। ये 0.0058 साइमन पर सेंटीमीटर कंडक्टिविटी की वैल्यू दी गई है। 1 ग्राम बेरियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन है। वाटर का वॉल्यूम कितना है, 200 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। बेरियम क्लोराइड का मास 1 ग्राम दिया गया है। इसकी कंडक्टिविटी इस सॉल्यूशन का 0.0058 साइमन पर सेंटीमीटर दिया गया है। सीजीएस सिस्टम में कहा गया है कि मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इस सॉल्यूशन की क्या होगी। आइए सबसे पहले हम लोग सारी चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं कि कैसे निकलेगा। सबसे पहले देखें, मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करना चाहता हूँ।
तो अगर हम लोग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पे के सीजे सिस्टम में दिया गया है तो ये 1000 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन या मोलरिटी आप कह सकते हो, ये होगा। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में मोलरिटी नहीं है, देखिए कंडक्टिविटी दिया गया है लेकिन मोलरिटी नहीं पता है। अगर मोलरिटी पता हो तो अपना काम हो जाएगा। अब ये मोलरिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे तो देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें दी गई है मोलरिटी फाइंड आउट करने के लिए। सबसे पहले आप देखिए कि मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। 200 सेंटीमीटर क्यूब वाटर है और उसमें केवल 1 ग्राम BaCl2 है, यानी कि 200 सेंटीमीटर क्यूब के सामने 1 ग्राम ये कैसा है, नेग्लिजिबल होगा, है ना, न के बराबर। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम हम लोग कितना मान सकते हैं, सॉल्यूशन का वॉल्यूम मान सकते हैं 200 सेंटीमीटर क्यूब मान सकते हैं। फिर से समझिएगा, अगर सॉल्यूशन का हम लोग वॉल्यूम देखें तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कैसे होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। तो वॉल्यूम सॉल्यूट का नहीं दिया गया है, मास दिया गया है, 1 ग्राम टर्म दिया गया है। तो अगर हम लोग देखें तो 200 प्लस 1 करेंगे तो 201 आएगा। तो 201 लगभग 200 के इक्वल है कि नहीं, ठीक है ना। तो हम लोग वॉल्यूम कितना ले लेंगे, 200 ले लेंगे। फिर अगर आप देखो तो मास दिया गया है, 1 ग्राम दिया गया है। आइए हम लोग मोलरिटी को फाइंड आउट करते हैं। अगर हम लोग मोलरिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ये क्या होगा, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम में लिखते हैं, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट होता है, वॉल्यूम सॉल्यूशन का लीटर में होना चाहिए। अगर सेंटीमीटर क्यूब में दिया है तो यहाँ पे 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 पलट के ऊपर आ जाएगा। अगर हम लोग मोलरिटी फाइंड आउट करते हैं तो गिवन मास कितना दिया गया है, 1 ग्राम दिया गया है, ये देखिए 1 ग्राम हो गया। अब अगर BaCl2 का मोलर मास देखते हैं बेरियम क्लोराइड का, तो BaCl2 का मोलर मास कितना होगा। अगर BaCl2 को देखें तो बेरियम का 137 होता है, क्लोरीन के एक एटम का 35.5 होगा, तो 2 एटम का कितना हो जाएगा, इसका डबल कर देंगे तो 71 हो जाएगा। ये 71 हो गया। तो ये देखिए 7 1 8 हो गया, 7 3 10 हो गया, 1 1 2 208 ग्राम पर मोल या यूनिफाइड मास बोल सकते हैं। तो ये 208 हो गया। और यहाँ पे वॉल्यूम 200 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है, तो इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड किया था, तो 1000 कहाँ पे आ गया था, ऊपर आ गया था। अब अगर देखें तो ये कितना जाएगा, ये 5 टाइम्स चला जाएगा। अब ये अगर हम लोग देखते हैं तो ये मोलरिटी इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 208 आएगा। अगर 5 में 208 से डिवाइड कर दें तो देखें कितना आएगा, 5 डिवाइडेड बाई 208 कर रहे हैं, 5 डिवाइडेड बाई 208 कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये वैल्यू आएगी 0.024 आ जाएगी। ये वैल्यू कितना आएगा, 0.024 आ जाएगा। तो ये देखिए 0.024 मोलर या मोल पर लीटर कह सकते हैं, ये वैल्यू आ गई। अब हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ पे 0.0058 इंटू 1000 हो गया, डिवाइडेड बाई अगर हम लोग करेंगे तो कितना आ गया, 0.024 आया था, ये 0.024 आएगा। बस इसमें कैलकुलेशन का आपको ध्यान रखना होगा। अब अगर इसमें हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे कितना होगा, अगर इस डेसिमल को हटाएंगे तो इस डेसिमल को हटाने पे आप देखोगे कि कितना आएगा, 4 जीरो आ जाएगा, 1 2 3 4 जीरो आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर इसको हम लोग हटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसमें आप देखोगे तो 100 आ जाएगा, 2 जीरो। अब ये देखिए ये 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो कैंसिल, इसका 2 जीरो कैंसिल, इसका भी 2 जीरो कैंसिल हो गया। इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 58 में 10 से तो ये 580 हो गया, डिवाइडेड बाई 24 हो गया। अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो देखें 4 से हो जा रहा है क्या, 4 1 जा 4 हो जाएगा। ये देखिए 4 6 जा 24 हो गया, ये 4 1 जा 4 हो गया, फिर देखिए 4 4 जा 16 हो गया, 4 5 जा 145 डिवाइडेड बाई 6 हो गया। अगर 145 में 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 दूनी 12 हो गया, फिर देखिए 6 चौक 24 हो गया, फिर यहाँ पे देखिए 6 के 6, फिर यहाँ पे 24.16 ये हो जाएगा। और यूनिट क्या होगी, साइमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये यूनिट हो जाएगी। इस तरीके से आपका पहला वाला आंसर आ गया। ये देखिए कितने इजी तरीके से ये आंसर आ गया, फर्स्ट वाला आंसर आ गया, ठीक है ना। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ध्यान रखिएगा, फार्मूला हम लोगों ने क्या अप्लाई किया, ऐसे फार्मूला अप्लाई किया,
इसको फिर से समझिए मैंने कैसे सॉल्व किया। कंडक्टिविटी की वैल्यू दी थी लेकिन मोलर कंसंट्रेशन नहीं पता था, तो मोलर कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला ये होता है। क्या फार्मूला होता है? गिवन मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में लेंगे। तो अगर वॉल्यूम जो था सेंटीमीटर क्यूब में दिया गया है तो इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 ऊपर आ जाएगा। सारी वैल्यू मैंने फाइंड आउट किया। यहाँ पे जो था देखिए जो W की वैल्यू दी गई है यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट BaCl2 का कितना बेटा 1 ग्राम दिया गया है, और मोलर मास हम लोगों ने फाइंड आउट किया BaCl2 का तो कितना आया है 208 आया है इंटू 200। जब इसको सॉल्व किया तो 0.024 आया, और जब ये वैल्यू मैंने पुट कर दिया तो ये कितना आ गया 24.16 आ गया। ये बातें आप ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत। फिर आगे हम लोग देखते हैं हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है। हम लोगों को फाइंड आउट करना है यहाँ पर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी फाइंड आउट करना है। हम लोग फाइंड आउट करेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी फाइंड आउट करेंगे। याद रखिएगा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी फाइंड आउट करते हैं। अगर हम लोग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी फाइंड आउट करें तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं यहां से। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, अगर हम लोग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालने का फॉर्मूला होता है ये लैम्डा EQ इक्वल टू होगा K इंटू 1000 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे नॉर्मेलिटी होगा। फिर से वही प्रॉब्लम आई कि K की वैल्यू तो हमको मालूम है लेकिन नॉर्मेलिटी नहीं मालूम है। अगर नॉर्मेलिटी पता हो तो अपना काम हो जाएगा। अब अगर हम लोग नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला देखते हैं तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम में लेते हैं डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में लेंगे। यहाँ पे ये मिलीलीटर में है, सेंटीमीटर क्यूब में तो यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे इनटू यहाँ पे n फैक्टर हो जाएगा। ये n फैक्टर की वैल्यू लिखेंगे हम लोग। अगर हम लोग देखें तो W2 की वैल्यू कितनी है, ये 1 ग्राम है तो ये 1 हो जाएगा, ये 1000 हो गया। अब बेरियम क्लोराइड है तो बेरियम क्लोराइड के लिए n फैक्टर की वैल्यू कैसे निकालेंगे? किसी साल्ट में कैटायन पे जितना पॉजिटिव चार्ज होता है वही इसकी क्या कहलाएगी n फैक्टर। तो बेरियम क्लोराइड सॉल्ट है, बेरियम सेकेंड ग्रुप से बिलोंग करता है, बेरियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज होता है यानी कि बेरियम के लिए n फैक्टर की वैल्यू कितनी होगी 2 होगी। अब आइए यहाँ पे n फैक्टर की वैल्यू बेरियम के लिए 2 हो गया। मोलर मास हम लोगों ने अभी अभी फाइंड आउट किया था कि ये मोलर मास कितना था 208 था, और वॉल्यूम कितना है 200 है। अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो देखिए ये 00 कैंसिल हो गया, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। 10/208 है, अगर 10 में 208 से जो था डिवाइड करते हैं तो आइए देखें कि क्या आएगा। अगर 10 डिवाइडेड बाई 208 करते हैं तो 10 डिवाइडेड बाई 208 करेंगे तो ये आ जाएगा 0.048 आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 0.048 आ जाएगा। तो ये देखिए ये वैल्यू हो गई 0.048, ठीक है ना। और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी यूनिट होती है ग्राम इक्विवेलेंट कहेंगे। ये इतना आ गया नॉर्मलिटी। अब यहीं पे हम लोग ये वैल्यू पुट कर दें और आ जाएगा बहुत इजी तरीके से। आइए करते हैं इसको। अगर हम लोग ये देखें तो K की वैल्यू कितनी दी गई है, K की वैल्यू अगर आप देखो तो 0.0058 है, 0.0058 है इनटू 1000 हो गया, डिवाइडेड बाई यहाँ पे नॉर्मलिटी की वैल्यू 0.048 है। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये डेसिमल अगर हटेगा तो यहाँ पे 1 के बाद होता है 4 0 आ जाएगा, और अगर ये हटाएंगे यहाँ पर तो अगर इसको चलिए अगले स्टेप में मैं कर लेता हूँ तो ये 58 हो गया इनटू 1000 हो गया, और यहाँ पर आप देखो ये डिवाइडेड बाई 0.048 हो गया इनटू 1 के आगे 4 0 हो गया। ये डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पे कितना होगा 3 0 आ जाएगा, ये 3 0 कैंसिल, ये 3 0 कैंसिल हो गया। फिर आप देखो यहाँ पर कितना है, ये है 0 और ये 0 कैंसिल हो गया। अगर इसमें हम लोग करते हैं तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ये देखिए 425 हो जाएगा और ये 4 1 जा 4, ये 12 हो जाएगा। अब इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए कैसे कर सकते हैं,
ये 2 6 जा 12 हो गया, और 2 2 जा 4 और 2 9 जा 29 हो गया। अब 29 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 6 करेंगे, 29 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 6 करते हैं। आइए करते हैं, इसको देखते हैं क्या आएगा। अगर हम लोग करें तो 29 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 6 करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 120.83 आ रहा है। तो ये वैल्यू आप देखिए 120.83 आ जाएगा साइमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट, ऐसे हम लोग कर सकते हैं। ये आंसर आ गया, इट इज़ योर आंसर। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये आंसर आ गया, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग देखें कि कहीं कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है। ये 580 ही आएगा, ये 24 है। अगर हम लोगों ने किया तो ये ठीक है, सही है। तो इस तरीके से देखा आपने कि हम लोगों ने किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। फिर आगे मैं आपको और कुछ क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नाउ स्टूडेंट्स, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 बताने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन कोहलॉट्ज़ लॉ के ऊपर बेस्ड है, और मैंने कोहलॉट्ज़ लॉ का पहला एप्लीकेशन बताया था कि हम लोग किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। अगर हमको कुछ इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पता हो तो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने फर्स्ट एप्लीकेशन आपको बताया था। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि ये कैसे जो था सॉल्व होगा। पहले ये क्वेश्चन देखें कैसे सॉल्व होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है। जैसे अगर आप देखें तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NaCl HCl एंड सोडियम स्टेट सोडियम एसीटेट। ये NaCl है सोडियम क्लोराइड, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, सोडियम एसीटेट इसको शॉर्ट में NaAC भी लिख सकते हैं। ये वैल्यू दी गई है 126, 426 एंड 92 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल दिया गया है। कहा गया कि व्हाट विल बी द डेट ऑफ एस्टिक एसिड, यानी कि एस्टिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या इसी को लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी कहते हैं। जैसा कि आप देखेंगे कि यहाँ पे जो सब्सटेंस दिए गए हैं उन सब्सटेंस को हम लोग लॉजिकली ऐड करेंगे और सब्सट्रैक्ट करेंगे, और अगर किसी क्वांटिटी से किसी कोफिशिएंट से अगर हमको मल्टीप्लाई करना पड़े या डिवाइड करना पड़े तो हम वो भी करेंगे। लेकिन कुछ ऐसा करेंगे कि एस्टिक एसिड जो किससे बना होता है, एसीटेट आयन और हाइड्रोजन आयन से बना होता है, यानी कि एस्टेट आयन और हाइड्रोजन आयन आपस में ऐड होना चाहिए, और बाकी चीज़ें जितने भी हैं आयंस वो कैंसिल हो जाना चाहिए, सब्ट्रैक्ट हो जाना चाहिए, बिल्कुल बचना नहीं चाहिए। आइए अगर इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं तो इस क्वेश्चन को देखें। ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है एसिटिक एसिड का CH3COOH का हमको फाइंड आउट करना है। अब देखो एस्टिक एसिड किससे बना है, एस्टेट आयन और हाइड्रोजन आयन के कॉम्बिनेशन से। तो हम लोगों को ऐसे ही करना पड़ेगा कि ऐसे इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस को ऐड करना पड़ेगा जिसमें एस्टेट आयन और हाइड्रोजन आयन हो, और बाकी जो एक्सेस वाले आयन्स हैं, दूसरे आयन्स हैं, वो पूरे के पूरे सब्सट्रैक्ट हो जाना चाहिए। और अगर किसी कोफिशिएंट से किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़े या डिवाइड करना पड़े तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। याद रखिएगा ये लॉजिकल समेशन होता है। यहाँ पर ये सोडियम स्टेट में ये एसीटेट आयन है और सोडियम आयन है। यहाँ पे HCl में हाइड्रोजन आयन है और क्लोराइड आयन है। तो अगर एस्टेट आयन और हाइड्रोजन आयन ऐड होंगे तो एस्टिक एसिड बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे Na+ एक्सेस में है, यहाँ पे Cl- है, ये एस्टिक एसिड में प्रेजेंट नहीं है, तो इनको कैंसिल हो जाना चाहिए। तो NaCl में Na+ और Cl- है ना, तो इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखिए कितने ईजी तरीके से निकल आया। ऐसे हम लोग लॉजिकल अप्रोच लगाएंगे। तो ये देखिए हम लोगों ने किसका CH3COONA का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लिखा, प्लस हमने HCl के मोलर कंडक्टिविटी को ऐड किया, और सब्ट्रैक्ट किसको कर रहे हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी NaCl को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब ये वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं। ये देखिए ये सोडियम एसीटेट है, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 92 दी गई है। तो आइए ये वैल्यू मैं जो था लिखता हूँ 92 लिखता हूँ। फिर यहाँ पर 92.00 है। HCl की वैल्यू कितनी दी गई है, HCl सेकेंड इलेक्ट्रोलाइट है, वैल्यू प्लेस करते समय बहुत ध्यान देंगे। तो ये वैल्यू 426 है। तो ये देखिए 426.00 हो गया, माइनस
NaCl कौन सा है, पहला इलेक्ट्रोलाइट है और इसकी वैल्यू कितनी दी है 126 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, 126.00 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल हुआ। इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने पे जो वैल्यू आएगी उससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब आइए हम लोग इसको करते हैं। ये 0 0 पॉइंट, फिर 6 2 8 हो गया, फिर यहाँ पे देखिए 9 2 11 हो गए, 4 1 5 हो गया, माइनस 126.00 हो गया। अगर इसको हम लोग करते हैं तो 0 में से 0 0 0, अब ये देखिए 8 में से 6 गए, कितना हो गया 2 हो गया, फिर 11 में से 2 गए 9 हो गया, फिर 4 में से 1 गए 3 हो गया, तो 392 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल ये आ गया। आपने देखा कि इस क्वेश्चन को हम लोगों ने कितने इजी तरीके से कर लिया, ये आपका आंसर आ गया। ये बात आप ध्यान दीजिएगा, देखा कितने इजी तरीके से हम लोगों ने कर लिया। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कोलाउचला पे। इसको मैं इरेज कर रहा हूं। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 बताने जा रहा हूं। ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 6 जैसा ही है, बस यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है कि यहाँ पे हमको लॉजिकली किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और किस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ये मैं आपको समझाता हूँ। बस इसी रिस्पेक्ट में केवल डिफर कर रहा है। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए कि कहा गया है कि मोलर कंडक्टेंसेज सोडियम हाइड्रोक्साइड का दिया गया है, ये 2.48 इंटू 10⁻² दिया गया है। सोडियम क्लोराइड का दिया गया है 1.26 इंटू 10⁻² दिया गया है। एंड बेरियम क्लोराइड का कितना दिया गया है 2.80 इंटू 10⁻² साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल दिया गया है। यानी कि ऐसा सिस्टम में है, खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहा गया है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट कीजिए बेरियम हाइड्रोक्साइड के लिए। बेरियम हाइड्रोक्साइड के लिए जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला BaOH होल ट्वाइस होता है। अगर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसको भी हम लोग लॉजिकली इस तरीके से ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे कि बेरियम और हाइड्रोक्साइड आयन ऐड हो जाएं और बाकी जो दूसरे आयन्स हैं इनके अलावा वो सब्ट्रैक्ट हो जाएं। इस तरीके से हम लोग करेंगे। तो आइए कैसे हम लोग करेंगे। जैसे BaCl2 है और NaOH है, बेरियम क्लोराइड में बेरियम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड में हाइड्रोक्साइड है, ये दोनों ऐड हो जाने चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि यहाँ पे एक NaOH है, यहाँ पे BaOH होल ट्वाइस में 2 OH है, तो इसमें हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पे 2 Na+ अधिक हो जाएगा, है ना। 2 Na+ कैसा हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 क्लोराइड आयन भी है, ये भी अधिक है। तो हम क्या करेंगे कि NaCl इसके 2 मॉलिक्यूल से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आइए देखते हैं। अगर मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ बेरियम हाइड्रोक्साइड का BaOH होल ट्वाइस का फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो ऐसी कंडीशन में लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी में BaCl2 का, ये देखिए ये हो गया, प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी NaOH का, इससे ऐड करूँगा। लेकिन ये बात ध्यान देने की ज़रूरत है कि यहाँ पर चूँकि BaOH होल ट्वाइस में 2 हाइड्रोक्साइड है तो यहाँ भी 2 हाइड्रोक्साइड होना चाहिए, यहाँ तो एक ही है, इसलिए मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब जब 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2 Na+ है और यहाँ पे 2Cl- प्रोड्यूस होगा, ये एक्सेस में है, ये सब्ट्रैक्ट हो जाना चाहिए, कुछ भी नहीं बचना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में मैं 2 इंटू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl ऐसे कर दूंगा। बस वैल्यू प्लेस कर देंगे, आ जाएगा। आइए देखते हैं। अगर मैं BaCl2 का देखूं तो BaCl2 का सबसे लास्ट वाला वैल्यू है, कितना है 2.80 इंटू 10⁻² है। 2.80 इंटू 10⁻² हो गया, प्लस 2 इंटू NaOH की वैल्यू कौन सा है, NaOH पहला वाला है, इसकी वैल्यू 2.48 इंटू 10⁻² है। ये 2.48 इंटू 10⁻² हो जाएगा। ये देखिए, माइनस इन दोनों को तो हम लोग ऐड करेंगे, माइनस 2 इंटू NaCl की कौन सी वैल्यू है, बीच वाली वैल्यू है, यानी कि 1.26 इंटू 10⁻², तो ये 1.26 इंटू 10⁻² है। अब अगर इसको करते हैं तो यहाँ पे देखिए
10 पावर माइनस 2 10 पावर माइनस 2 है, 10 पावर माइनस 2 हम लोग कॉमन ले सकते हैं, ये 10 के पावर माइनस 2 हमने कॉमन ले लिया। अब ये देखिए यहाँ पे जब कॉमन ले लिया तो ये 2.80 हो गया, प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 अट्ठे 16 हो गया, 2 चौका 8 1 9 हो गया, और 2 2 जा 4 मतलब 4.96 आ रहा है, ये हो गया माइनस। अब इसमें देखें तो 2 छक 12 हो गया, 2 दूनी 4 1 5 हो गया, 2 1 के 2 यानी कि 2.52 इंटू 10 के पावर माइनस 2 हो गया। यहाँ पे हम लोग देखें तो ये ऐड हो जाएगा तो कितना होगा, ये हो जाएगा 6 हो गया, 8 9 17 हो गया, ये 7 हो जाएगा। ये देखिए फिर आप देखिए 4 2 6 1 7 हो गया, तो ये 7.76 हो जाएगा इंटू 10 के पावर माइनस 2 हो गया, माइनस 2.52 इंटू 10 के पावर माइनस 2 हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैं 10 पावर माइनस 2 कॉमन ले लेता हूँ तो 10 पावर माइनस 2 कॉमन हो गया। अब ये देखिए 7.76 माइनस 2.52 हो गया। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये देखिए 6 में से 2 गए कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 7 में से 5 गए तो कितना हो गया, 2 हो जाएगा। फिर 7 में से 2 गए कितना हो गया, 5 हो गया। तो ये 5.24 इंटू 10 के पावर माइनस 2 हो जाएगा, और इसकी यूनिट क्या होगी, साइमेन मीटर स्क्वायर पर मोल हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। देखिए इस क्वेश्चन को हमने कितने इजी तरीके से सॉल्व किया, यही आपका आंसर हो गया। इट इज़ योर आंसर। तो मुझे उम्मीद है कि इस तरीके के आप कोई भी क्वेश्चन आएगा, ऐसे क्वेश्चन को आप बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। याद रखिएगा, हम लोगों को मैथमेटिकली समेशन करना है, यानी कि ऐड सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम लोग फ्री हैं। अगर किसी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना हुआ या किसी कोफिशिएंट से किसी नंबर से डिवाइड करना हुआ तो उसके लिए भी फ्री हैं। बस ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। इस तरीके का हो गया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू टेल यू क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर NaCl एंड KCl, ये वैल्यू दी गई है। NaCl के लिए 126.5 दिया गया है और KCl के लिए दिया है 150 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल दिया गया है। कह रहा है कि द आयनिक कंडक्टेंस ऑफ Na+ के लिए आयनिक कंडक्टेंस की वैल्यू दी गई है 50.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल दिया है, और पूछा गया है पोटेशियम आयन के लिए इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर आयनिक कंडक्टेंस की वैल्यू पूछी गई है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगर इसको हम लोग देखें तो KCl की वैल्यू जितना बड़ी है 150 है और NaCl की वैल्यू छोटी है, तो KCl के लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी में से हम लोग NaCl के मोलर कंडक्टिविटी को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ज़रा ध्यान से समझिएगा आप ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। बहुत इजी क्वेश्चन है और पहले के 2 क्वेश्चन से थोड़ा सा मिलता जुलता ही क्वेश्चन है। बेस वही है, कोई डिफरेंट नहीं है। अगर हम लोग देखें तो ये देखिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCl माइनस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर मैं इसको करूं, सिंप्लीफाई करूं, तो ये क्या होगा, KCl आयोनाइज होके आयनिक कंडक्टेंस ऑफ K प्लस आयनिक कंडक्टेंस ऑफ क्या बनाएगा, Cl माइनस बनाएगा। इसी तरीके से ये आयनिक कंडक्टेंस ऑफ Na प्लस और आयनिक कंडक्टेंस ऑफ Cl माइनस बनाएगा। आइए देखते हैं। ये हो गया लिमिटिंग आयनिक कंडक्टेंस ऑफ K प्लस प्लस लिमिटिंग आयनिक कंडक्टेंस ऑफ Cl माइनस, ये हो गया माइनस यहाँ पे लिमिटिंग आयनिक कंडक्टेंस ऑफ Na प्लस हो गया प्लस लिमिटिंग आयनिक कंडक्टेंस ऑफ Cl माइनस हो गया। अगर यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो KCl की वैल्यू कितनी है, 150 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल है। तो ये देखिए ये 150 माइनस यहाँ पे 126.5 हो जाएगा, ये 126.5 हो गया। ये देखिए बेटा जी, यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो ये इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो ये क्या हो जाएगा, लेमडा नॉट K प्लस हो गया प्लस लेमडा नॉट Cl माइनस हो गया माइनस लेमडा नॉट Na प्लस।
इसको आयनिक कंडक्टेंस कहते हैं, लिमिटिंग आयनिक कंडक्टेंस ऑफ सोडियम आयन, लिमिटिंग आयनिक कंडक्टेंस ऑफ क्लोराइड आयन, लिमिटिंग आयनिक कंडक्टेंस ऑफ पोटेशियम आयन। तो ये वाला लेमडा किसके लिए यूज होता है? आयंस के लिए यूज होता है। माइनस लेमडा नॉट Cl माइनस। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये क्लोराइड आयन है, क्लोराइड आयन है, एक का पॉजिटिव साइन है, एक का नेगेटिव साइन है, ये कैंसिल हो जाएगा, पूरा का पूरा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये K प्लस और ये बचेगा। अब आइए, अगर 150.0 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 150.0, इसमें से ये माइनस करते हैं तो ये देखिए 10 में से 5 गए, 5 हो गया पॉइंट। फिर यहाँ पे आप देखो 9 बचेगा, 9 में से 6 गए, कितना हो गया? 3 हो गया। फिर यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे कितना बचेगा? यहाँ पे 4, 4 में से 2 गए, 2 हो गया, और ये कितना हो जाएगा? 1 में से 1 गया 0, यानी कि 23.5 आ गया। इक्वल टू यहाँ पे लेमडा नॉट के प्लस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन किसकी वैल्यू दी गई है? Na प्लस की वैल्यू दी गई है, और ये कितना है? 50.5 दिया गया है। तो ये देखिए आयनिक कंडक्टेंस ऑफ पोटेशियम आयन प्लस आयनिक कंडक्टेंस ऑफ, ये प्लस नहीं माइनस साइन है, ये माइनस, इसकी वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं। ये वैल्यू दी गई 50.5 दिया गया है, ये 50.5 दिया गया है। तो अगर इसको हम लोग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 23.5 प्लस 50.5 इक्वल टू लेमडा नॉट के प्लस हो गया। इसको अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो 550 हो गया। फिर यहाँ पे देखिए 3 1 4 हो गया बेटा, फिर आप देखिए 5 2 7 हो गया, तो 74 ये हो जाएगा, और यूनिट सेम रहेगी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल हुआ। ये किसकी वैल्यू आई है? ये लिमिटिंग आयनिक कंडक्टेंस ऑफ के प्लस, ये इसकी वैल्यू आई है। यही आपका आंसर हो गया। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, 74.074 इट इज़ योर आंसर। तो आपने देखा कि अगर हमको क्वेश्चन का बेसिक पता है तो हम कितने इजी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। नाउ मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 बताने जा रहा हूं, और ये क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का है, ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि द कंडक्टिविटी दिया गया है 0.001028 मोलर, यह कंसंट्रेशन दिया गया है एसिटिक एसिड का, और कंडक्टिविटी की वैल्यू 4.95 × 10⁻⁵ साइमन पर सेंटीमीटर दिया गया है, कप्पा की वैल्यू दी गई है। इसके डिसोसिएशन कांस्टेंट, कैलकुलेट इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट का मतलब Ka की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर इसके लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू कितनी दी गई है? 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल दिया गया है, ये कहा गया है। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर इस क्वेश्चन में हम लोग देखें तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि कैलकुलेट इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट। इसके डिसोसिएशन कांस्टेंट को आप बताइए। अगर लेमडा m नॉट की वैल्यू एसिटिक एसिड के लिए इतना दिया गया है, कंडक्टिविटी आप देख रहे हो कि इतना दिया गया है। अगर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट कर सकते हैं। द कंडक्टिविटी ये है तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग देखें तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैसे, ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हो गया इक्वल टू K × 1000 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आप देखो मोलरिटी दिया गया है, ये मोलरिटी दिया गया है। अगर यहाँ पे हम लोग देखें ये क्यों फाइंड आउट करने की ज़रूरत है, ये हम लोग क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, ज़रा इस बात को भी पहले समझते हैं कि इसकी हमको ज़रूरत क्यों है। पहले देखिए, हमको डिसोसिएशन कांस्टेंट कह रहा है, तो अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट कह रहा है यानी कि Ka इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है C⁴ डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फ़ा। ये C कंसंट्रेशन है, अल्फ़ा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, ये बात है। अब अगर हमको C कंसंट्रेशन तो पता है लेकिन अल्फ़ा नहीं पता है। अगर अल्फ़ा नहीं पता है तो अल्फ़ा फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है कि अल्फ़ा इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, ये फॉर्मूला होता है। और अगर आप देखो तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू कितनी दी गई है? 390.5 दिया गया है। तो अल्फ़ा इक्वल टू ये
मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन और ये वैल्यू 390.5 दिया गया है। तो ये वैल्यू हमको पता नहीं है। इसी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग उस फार्मूले का यूज़ कर रहे थे। तो अगर ये वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, ज़रा समझिएगा। यहाँ पर मैं मार्कर चेंज कर रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। ये वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। अगर इस वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं गिवन कंसंट्रेशन पर, तो इसका फार्मूला K इंटू 1000 डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन मतलब मोलैरिटी या C आप लिख सकते हैं। तो K की वैल्यू कितनी दी गई है 4.95 इंटू 10 के पावर -5 इंटू यहाँ पे 1000 हो गया, डिवाइडेड बाई मोलर कंसंट्रेशन कितना है 0.001028 है, ये दिया गया है। अब अगर इसको हम लोग देखें सॉल्व करें तो ये 4.95 हो जाएगा। 10 पावर -5 में से 10 पावर 3 जाएगा तो 10 पावर -2 बचेगा, ये देखिए। और अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे देखेंगे तो कितना होगा 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, यानी कि 10 पावर 6 हो जाएगा। ये अगर डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पे 10 के पावर 6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ये 1028 हो गया। अब अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो 10 पावर 6 में से 10 पावर -2 जाएगा तो कितना बचेगा 10 पावर 4 बचेगा। और 10 पावर 4 का अगर इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 49500 डिवाइडेड बाई 1028 आएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो थोड़ा इजी हो जाएगा। अगर इसको हम लोग करते हैं तो 49500 डिवाइडेड बाई 1028, तो ये वैल्यू आ जाएगी 48.15 आ जाएगी। ये वैल्यू आप देखिए, ये आ गई 48.15 आ गया। ये साइमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल ये यूनिट होगी। अब इस वैल्यू को मैं यहाँ पे प्लेस कर दूँगा। अगर इस वैल्यू को मैं यहाँ पे प्लेस करता हूँ तो ये देखिए 48.15 डिवाइडेड बाई यहाँ पर 390.5 आ गया। इसको फिर से सॉल्व हम लोग करते हैं। ये देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो 48.15 डिवाइडेड बाई 390.5 आ जाएगा। तो ये कितना आएगा 0.1233 आ रहा है। तो इसको मैं कर देता हूँ सीधे 0.12 कर देता हूँ। ये 0.12 आ गया। ये देखिए, ये 0.12 है। अब अगर हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करना चाहते हैं तो C क्या है बेटा, कंसंट्रेशन 0.001028 है, 0.001028 है। इसको इतना बड़ा लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, जैसे 0.001 भी ले सकते हैं। याद रखिएगा, अप्रॉक्सीमेट में आंसर सेम आएगा, ठीक है ना। जब इतनी बड़ी डिजिट होती है और 1 के बाद 0 है तो 0.001 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनटू अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 0.12 है, तो 0.12 का हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, माइनस ये देखिए 1.00 माइनस 0.12 हो जाएगा ऐसे। अब अगर इसको हम लोग करेंगे तो ये कितना होगा 0.001028। मैं बिल्कुल सही कर देता हूँ। और ये 12 इंटू 12 करते हैं बेटा तो कितना आएगा 144 आता है। तो ये देखिए 0.0144 आएगा, ये ऐसे आ जाएगा। ये 0.144 आएगा। अब ये डेसिमल है ना, तो डेसिमल भी तो कितने डिजिट के बाद आ जाएगा 4 डिजिट के बाद, तो 0.0144 आ जाएगा। डिवाइडेड बाई अगर हम लोग करते हैं तो 1.00 में से 0.12 जाएगा तो 10 में से 2 गए 8 हो गया, 9 में से 1 गए कितना हो गया 8 हो गया, तो ये 0.88 हो जाएगा। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगे। अब अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो ये वैल्यू कितनी आ जा रही है ज़रा देख लेते हैं। अगर इसको हम लोग देखेंगे तो ये देखिए, ये यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 के पावर 6 हो जाएगा। इसको अगर हटाएंगे तो ये 1 2 3 4, तो 10 पावर 4 हो जाएगा देखिए। और अगर इसको हटाएंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना हो गया, ये 10 के पावर 2 हो गया। तो ये 10 पावर 2 अगर है ऊपर जाएगा तो कितना होगा 10 पावर -2 बचेगा। तो ये 1028 इंटू 144 इंटू 10 के पावर -2, इसको ऊपर ले जाते हैं और यहाँ पर ये भी ऊपर जाएगा तो कितना होगा 10 पावर -6 हो जाएगा। और डिवाइडेड बाई अगर हम लोग इसको करते हैं
तो ये 88 आ जाएगा। अब अगर इसको हम देखें तो 1028 में 144 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1028 इंटू 144 ये कर दिया, तो ये वैल्यू आ गई इतना, और डिवाइडेड बाई हम लोग कर देते हैं 88, तो ये करते हैं तो 1682। पूरा सॉल्व करने के बाद कितना आ रहा है, ये वैल्यू आ जा रही है, देखिएगा ये वैल्यू आ रही है 1682.18 और 10 पावर माइनस 8 आ रहा है बेटा, ये 10 पावर माइनस 8। इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं बेटा, तो ऐसी कंडीशन में 10 पावर मतलब 1000 से अगर डिवाइड कर दें तो 1.682 आ जाएगा। ये देखिए 1.682 इंटू 10 के पावर माइनस 5 आ जाएगा, और इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट चूँकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की कोई यूनिट लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए ये आंसर आ गया, दिस इज योर आंसर। इस क्वेश्चन को हम लोगों ने कितने इजी तरीके से सॉल्व किया, ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर आइए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, मैं आपको 10th क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। ये क्वेश्चन में दिया गया है कि द कंडक्टिविटी ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AgCl एट 288 केल्विन फाउंड टू बी, कंडक्टिविटी की वैल्यू 1.38 इंटू 10 पावर माइनस 6 साइमेन पर सेंटीमीटर CGS सिस्टम में दिया है। फाइंड इट्स सॉल्युबिलिटी, क्या फाइंड आउट करना है, सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट करना है। और कहा गया है कि गिवन द आयनिक कंडक्टेंस ऑफ Ag प्लस एंड Cl माइनस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये 62 प्लस 62 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल Ag प्लस का दिया है, और 76.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल Cl माइनस का दिया गया है। पहली बात, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, और मैंने आपको एप्लीकेशन में 4th एप्लीकेशन को लाउचला में बताया है कि सॉल्युबिलिटी और मोलैरिटी रियलिटी में एक ही चीज़ होती है। सॉल्युबिलिटी खास तौर से कोई भी सॉल्ट है वो कितनी जल्दी सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है, कितनी देर से डिजॉल्व होता है, उसके लिए अप्लाई होता है। सॉल्युबिलिटी की यूनिट भी वही होती है जो मोलैरिटी की यूनिट होती है, मोलर कंसंट्रेशन की, यानी कि मोल पर लीटर होती है बेटा। ये बात आप ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत। इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो सॉल्युबिलिटी होती है, सॉल्युबिलिटी और मोलैरिटी दोनों एक ही चीज़ होती है, क्योंकि इसकी यूनिट भी क्या होती है, मोल पर लीटर होती है या मोल पर डेसीमीटर क्यूब। और ये देखिए जो मोलैरिटी होती है या जिसको मोलर कंसंट्रेशन भी कहते हैं, इसकी यूनिट भी मोल पर लीटर या मोल पर डेसीमीटर क्यूब होती है। तो दोनों चीज़ें सेम होती है। यहाँ पे क्वेश्चन में सॉल्युबिलिटी पूछा गया है। क्या पूछा गया है, सॉल्युबिलिटी। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं कि लेमडा m नॉट निकालना चाहते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, K इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलैरिटी, और मोलैरिटी कहिए या इसी को आप सॉल्युबिलिटी कह सकते हैं। यह S का मतलब क्या हो गया, सॉल्युबिलिटी हो गया। तो अगर मुझे सॉल्युबिलिटी निकालना है तो सॉल्युबिलिटी इक्वल टू कितना हो जाएगा, K इंटू 1000 से मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि CGS सिस्टम में दिया गया है। और ये देखिए ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हो गया। अब यहाँ पे आप देखो K की वैल्यू दी गई है कंडक्टिविटी की 1.38 इंटू 10 पावर माइनस 6 दिया गया है, लेकिन आप देखिए ये वाली वैल्यू गायब है, ये नहीं दिया गया है। कोई बात नहीं, अगर ये वैल्यू नहीं दिया गया है तो कुछ दूसरे रास्ते हैं, कुछ दूसरे ऑप्शन हैं। अगर इस वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं AgCl के लिए, तो ये देखिए ये अगर AgCl के लिए हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं, सिल्वर क्लोराइड के लिए फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ये देखिए लिमिटिंग आयनिक कंडक्टेंस ऑफ Ag प्लस, लिमिटिंग आयनिक कंडक्टेंस ऑफ Cl माइनस, ये दोनों वैल्यू दी गई है, इनको ऐड कर देंगे तो सीधे सीधे आ जाएगा। तो Ag प्लस की वैल्यू कितनी है, 62 दिया गया है, ये 62 प्लस इसकी वैल्यू कितनी दी गई, Cl माइनस का 76.5 दिया है। ये देखिए अगर इसको हम लोग करते हैं तो 0.5 पहले लिख लेते हैं भाई, 6 2 8 हो गया, 7 6 13 हो गया, यानी कि 138.5 साइमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल
ये ऐसे आ जाएगा 138.5 आ गया। अब ये देखिए हम लोग कर सकते हैं बहुत ईजी तरीके से। सॉल्बिलिटी हम लोग को फाइंड आउट करना है। के की वैल्यू कितनी दी गई है 1.38 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 1000 हो गया, डिवाइडेड बाई ये वैल्यू कितना आया था 138.5 आया था। ये देखिए 138.5 आया था। अगर इसको हम लोग करेंगे तो ये 10 पावर -6 है, 1000 है तो 10 पावर -3 हो जाएगा। आइए देखते हैं, अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो s इक्वल टू कितना हो गया 1.38 ये इंटू 1.38 इंटू 10 के पावर -3 हो गया, डिवाइडेड बाई 138.5 हो गया। अब अगर हम लोग देखें इसको तो मैं क्या करना चाहता हूँ कि ये देखिए पॉइंट अगर मैं यहाँ से हटा दूँ, कैसे सॉल्व करते हैं तो ये 10 पावर -5 हो जाएगा, तो ये 138 हुआ और ये भी कितना है 138.5 है, मतलब दोनों की वैल्यू नियरली सेम है। कह सकते हैं कि नहीं? तो ये क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अगर ये 138 है, ये भी एग्जैक्टली 138 होता तो कितना आता, ये आता सीधे सीधे आप देखिए 1 आता, लेकिन ये 138.5 है तो अगर 138 में 138.5 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू 0.9 के टर्म में आएगा। बाय 0.98 0.95 ऐसे कुछ भी हो सकता है, ऐसे हम लोग कर सकते हैं। तो ये देखिए अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो पहली बात तो 138 इंटू 10 की पावर -5 कर देता हूँ, डिवाइडेड बाई 138.5। अब ये देखिए ये वैल्यू थोड़ी सी कम है और ये वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में अगर दोनों इक्वल होता तो 1 आता, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा है तो यानी कि 0.9 के टर्म में आएगा। आइए हम लोग सही सही जो तो सॉल्व कर लेते हैं। अगर इस वैल्यू को देखते हैं तो 138 डिवाइडेड बाई 138.5 करेंगे तो ये वैल्यू देखिए 0.99 के टर्म में आ गया, है ना। मैंने आपको पहले ही बोला था। तो इस तरीके से हम लोग प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो 0.99 इंटू 10 के पावर -5 होगा, ये आंसर हो गया। या अगर इसी को हम लोग कहेंगे तो 9.9 इंटू 10 पावर -6 भी बोल सकते हैं। तो इट इज योर आंसर, ये 9.9 इंटू 10 पावर -6 कह सकते हैं। सॉल्बिलिटी की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, ये हम लोग कह देंगे। इस तरीके से आपने देखा कि ये क्वेश्चन भी बहुत इजी हो गया। अब इसके बाद मैं शुभ अंक 11 क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, इसके बाद हम पैकअप करेंगे। अब आइए 11th क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं। नाउ स्टूडेंट्स, मैं आपको 11th क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। इस क्वेश्चन में देखिए कि एट 90 केल्विन 290 केल्विन पर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी NH4Cl, NaOH और NaCl का दिया गया है। NH4Cl के लिए 130 वैल्यू दी गई है, NaOH के लिए 218 दिया गया है और NaCl के लिए दिया गया है 109.0 कर दें। इतना साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब पर मोल यहाँ पे नहीं लिखा है, यानी कि एक मोल के लिए ही दिया है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। जैसे इस क्वेश्चन में साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर है लेकिन पर मोल नहीं लिखा है, तो यानी कि एक मोल के लिए ही दिया गया है, ये मान लेते हैं हम लोग। इफ द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए सेंटी नॉर्मल, देखिए यहाँ पे कंसंट्रेशन सीधे सीधे ना देके नॉर्मेलिटी के टर्म में दिया गया है और सेंटी नॉर्मल है। सेंटी नॉर्मल का मतलब होता है नॉर्मेलिटी 1/100 है, 1/100 का मतलब 0.01 नॉर्मल है, ये समझिएगा। ऑफ NH4OH ये वैल्यू दी गई है 9.35 दिया गया है, ये दिया गया है इस कंसंट्रेशन पर 9.35 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोलर दिया गया है। मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू दी गई है, यानी कि लैम्डा C की वैल्यू दी गई है गिवन कंसंट्रेशन पर। व्हाट इज द परसेंटेज डिसोसिएशन, ये परसेंटेज डिसोसिएशन क्या होगा NH4OH का, और डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि Kb की वैल्यू। Kb क्यों बोलेंगे, क्योंकि NH4OH क्या है, बेस है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन भी हाथी का ही दांत है, देखने पे बड़ा लग रहा है लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी है और कुछ छोटे कॉन्सेप्ट इसमें इन्वॉल्व हैं। अगर उसको आप ध्यान नहीं दोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, सॉल्यूशन आप गलत करोगे। आइए
मैं इसको सॉल्व करता हूँ। अगर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में कहा गया कि परसेंटेज डिसोसिएशन NH4OH का बताइए। तो हम लोग जानते हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन कंसंट्रेशन पर मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ये होगा। अब गिवन कंसंट्रेशन पे कितना दिया गया है, 9.35 वैल्यू दी गई है ऑलरेडी। तो ये देखिए 9.35, ये कैसे पता चला, क्योंकि सेंटी नॉर्मल है, इस कंसंट्रेशन पर दिया गया है, तो इसलिए पता चला कि ये क्या है, गिवन कंसंट्रेशन पर, सेंटी नॉर्मल पर है। अब ये लेमडा एम नॉट की वैल्यू हमको नहीं मालूम है, कोई बात नहीं, लेमडा एम नॉट की वैल्यू हम लोग इजी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, देखिए ना, ये सारी वैल्यू दी गई है, तो हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं NH4OH का। तो कोहलॉच लॉ का फर्स्ट वाला एप्लीकेशन है, उसके यूज से कैसे करेंगे, NH4Cl और NaOH को ऐड करेंगे और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ये देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो ये NH4OH का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना है। तो ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी NH4Cl प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी NaOH हो गया, माइनस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसका हो जाएगा, NaCl का हो जाएगा। तो Na प्लस Cl माइनस पूरी तरीके से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अब अगर इसकी वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो NH4Cl इसकी वैल्यू कितनी है, 130 है, वैल्यू बिल्कुल ध्यान से समझ के लिखेंगे, प्लस NaOH की वैल्यू कितनी है, NaOH सेकेंड नंबर पे है, 218 है, ये 218.0, और फिर NaCl की वैल्यू कितना है, 109 है, माइनस 109.0 कर देता हूँ। इन दोनों को मैं ऐड करूँगा, अगर इनको ऐड करूँगा तो ये 0 हो गया पॉइंट, ये 8 हो गया, फिर यहाँ पे देखिए 3 1 4 हो गया बेटा, और 2 1 3 हो गया, 348 माइनस 109.0 हो गया। अगर इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पे कितना आएगा, ये 0 हो गया पॉइंट 8, 18 में से 9 गए, कितना हो गया, 9 हो गया। फिर यहाँ पे देखिए 3 बचा, ये 3 हो गया, फिर 3 में से 1 गए, 2 हो गया, तो 239.0 साइमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। पर मोल क्वेश्चन में नहीं लिखा है, आप लिखो चाहे मत लिखो, गलत नहीं होगा। अब अगर हम लोग इसको देखते हैं तो ये देखिए, इसको अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो अल्फा इक्वल टू कितना हो गया, 9.35 डिवाइडेड बाई 239.0 हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर दें, थोड़ा कैलकुलेटर का हेल्प ले लेते हैं। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 9.35 डिवाइडेड बाई 239 ये, तो ये 0.039 आ रहा है, ये वैल्यू आ रही है 0.039 आ रहा है, 0.0392 आ रहा है। ये देखिए ये 0.0392 आ रहा है, इतना। अब हमको परसेंटेज निकालना है, तो अगर परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन अल्फा निकालते हैं तो 0.0392 इंटू 100 करेंगे बेटा, तो ऐसी कंडीशन में कितना हो जाएगा, ये 3.92% आ जाएगा बेटा जी। ये देखिए 3.92% आ जाएगा। यही आपका पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया, जो परसेंटेज डिसोसिएशन पूछा गया था। ये देखिए, इट इज़ योर फर्स्ट आंसर। ये देखिए, तो ये बातें आपको समझ में आ गई होगी, है। बहुत ईजी तरीके से हम लोगों ने कौन सा फार्मूला आप फाइंड आउट किया, एक बार फिर से समझते हैं। ये फार्मूला हमको मालूम है, यहाँ पे सेंटी नॉर्मल पर यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी दी गई है, तो जब सेंटी नॉर्मल पे दिया गया मतलब इस कंसंट्रेशन पे, तो यानी कि 9.35 की वैल्यू दी गई है। ये हमको नहीं पता है, ये वैल्यू हम लोगों ने कोहलॉच लॉ का फर्स्ट एप्लीकेशन करके फाइंड आउट किया। जब फाइंड आउट किया, सॉल्व किया, तो 3.92% हो गया। अब मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट बचा हुआ है, और सेकेंड पार्ट क्या है, हमको KB की वैल्यू फाइंड आउट करना है। आइए देखिए KB की वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये वैल्यू याद रखिएगा, ये वैल्यू कितना आया है अल्फा का, 0.0392, और इस 0.0392 को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं। देखिए ये 0.039 है, तो 0.04 बोल दें, तो इससे हमारा कैलकुलेशन आगे का इजी हो जाएगा।
ये बात ध्यान रखिएगा। तो इतना हम लोग कर सकते हैं, थोड़ा सा चेंज क्वेश्चन में, आंसर में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा। और कभी भी जब एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं तो दो ऑप्शंस बहुत क्लोज नहीं आते हैं, ठीक है ना, उनमें 4 डिजिट 5 डिजिट का कम से कम डिफरेंस होता है, डेसिमल का डिफरेंस नहीं आता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो नीट और जेईई क्वेश्चन में, एग्जाम्स में क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि जिसमें 5 डिजिट 6 डिजिट का डिफरेंस हो, डेसिमल में डिफरेंस का नहीं आता। तो 0.039 को मैं 0.04 मान सकता हूँ, आगे इसका यूज करूँगा। अब आइए हम लोग देखते हैं, इसको मैं मिटाने जा रहा हूँ, ये मैंने मिटा दिया, इसको इरेज कर दिया। हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमको फाइंड आउट करना है Kb की वैल्यू फाइंड आउट करना है। NH4OH मोनो एसिडिक बेस है, यानी कि एक OH माइनस बाहर निकालता है, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एक H प्लस की जरूरत पड़ती है। तो याद रखिएगा कि अगर कोई मोनो बेसिक एसिड है या मोनो एसिडिक बेस है तो जो उसकी नॉर्मेलिटी होती है वही मोलैलिटी होती है, जो मोलैलिटी होती है वही नॉर्मेलिटी होती है, क्योंकि ऐसे सब्सटेंस के लिए एन फैक्टर की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो आप जानते हो ना कि ये फार्मूला आपको मालूम है कि नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैलिटी इनटू एन फैक्टर, और अगर किसी सब्सटेंस के लिए एन फैक्टर की वैल्यू 1 होगी तो किसके लिए एन फैक्टर की वैल्यू 1 होती है, मोनोबेसिक एसिड और मोनो एसिडिक बेस के लिए। तो यानी कि n इक्वल टू एम इंटू 1 कर देंगे तो n इक्वल टू एम होगा बेटा। तो अगर नॉर्मेलिटी सेंटी नॉर्मल दिया गया है, देखिए सेंटी नॉर्मल है, तो सेंटी नॉर्मल का मतलब 0.01 नॉर्मल है, तो मोलैलिटी भी तो यही हो जाएगी। मोलैलिटी को अगर हम लोग कहेंगे तो ऐसे कह सकते हैं कि मोलैलिटी इक्वल टू 0.01 मोलर या मोल पर लीटर कह सकते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं, Kb फाइंड आउट करना चाहते हैं। अगर Kb की बात करते हैं तो Kb का निकालने का फॉर्मूला है, मोनो एसिडिक बेस है, याद रखिएगा। तो मोनो एसिडिक बेस के लिए C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। अगर मान लीजिए डाई बेसिक एसिड, ट्राई बेसिक एसिड आता है, ठीक है ना, या डाई एसिडिक बेस आता है, ट्राई एसिडिक बेस आता है, तो फार्मूला चेंज हो जाएगा। याद रखिएगा ये फार्मूला किसके लिए अप्लाई होता है, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इन सब के लिए अप्लाई होता है, ठीक है ना, बिल्कुल याद रखिएगा। अब C क्या है, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन कितना है, 0.01 है। तो ये देखिए ये 0.01 आया है, और अल्फा की वैल्यू देखिए 0.04 है। अब इसको मैं हटा देता हूँ, ये 0.04 का हम लोग स्क्वायर कर देंगे डिवाइडेड बाई ये 1.00 माइनस 0.04 कर देंगे। ये देखिए अब सब कैलकुलेशन ही है, केवल 0.01 हो गया इंटू 0.04 को देखें तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 इंटू 10 पावर माइनस 2, 4 इंटू 10 पावर माइनस 2 का अगर स्क्वायर लेंगे तो ये कितना होगा, 16 इंटू 10 के पावर माइनस 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई अगर 1 में से 0.04 जाएगा तो 10 में से 4 गए, कितना हो गया 6, और यहाँ पे 9 हुआ, ये 9 हो जाएगा, 0.96 हो गया। ये डेसिमल और ये डेसिमल कैंसिल हो गया, ये 1 ही रहेगा। अब देखिए अगर मैं इसको करना चाहूँ तो 160 इसको कर लेते हैं। अगर हम आगे देखें, थोड़ा सा यहाँ पर देख लें तो ये कितना हो जाएगा, अगर Kb की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो इसको 160 कर देते हैं, ये 160 हो गया इंटू 10 के पावर माइनस 5 हो गया, 10 पावर माइनस 4 की जगह 10 पावर माइनस 5, क्योंकि एक जीरो मैंने यहाँ पे बढ़ाया है, तो 10 से डिवाइड करेगा तो 10 ऊपर जाएगा तो 10 पावर माइनस 1 हो जाएगा। ये सारी बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब ये 96 हो गया, ये देखिए। अब इसको हम लोग देखें तो 4 से कैंसिल कर सकते हैं, 4 4 जा 16, ये 40 हो गया, 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16, 24 हो गया। अब देखिए 4 10 जा 40 और 4 6 जा हो गया, फिर 2 3 जा 6, फिर 2 5 जा 10 हो गया। अब अगर हम लोग 5 में 3 से डिवाइड कर देंगे तो ऐसी कंडीशन में कितना होगा, 1 डेसिमल, ये आ गया। अब देखिए 6 इंटू 10 के पावर माइनस 5 हो गया, ये कांस्टेंट है, इसलिए कांस्टेंट की यूनिट लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। इस तरीके से ये आपका आंसर आ गया, ये देखिए ये आंसर। तो इस बड़े से क्वेश्चन को भी हम लोगों ने कितने इजी वे में सॉल्व कर दिया, ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। इस तरीके से आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको
मेरा YouTube चैनल पसंद आया, वीडियो लेक्चर पसंद आया है, तो आप मेरे YouTube चैनल ऑर्बिटल वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ठीक है। इसके अलावा आप मेरे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदार के साथ, अपने जूनियर के साथ, सीनियर के साथ, जिनको ज़रूरत हो उनके साथ भी ज़रूर शेयर करें। और YouTube के कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना मत भूलिए, ठीक है। इसी तरीके से आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, मैं आपको हेल्प करता रहूँगा। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।